नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे आरओसी के बारे में, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। आरओसी एक बेस्ट रेशो है जो हमें बताता है कि कंपनी कितने इफिशिएंटली अपने पैसों का यूज करके प्रॉफिट कमा रही है। आपने टीवी पे या फिर कहीं पे पढ़ा होगा कि आरओसी 15 के ऊपर रहता है तो वो अच्छा रहता है, लेकिन क्यों अच्छा रहता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के साथ आरओसी के बारे में बात करेंगे। आरओसी निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 मिनट में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। अब वो क्यों? क्योंकि जब हम लोग आरओसी निकालते हैं तब बैलेंस शीट के टर्म्स हम लोग उसमें लेते हैं, फिर हम लोग डीमार्ट का आरओसी निकालेंगे और आखिरी में आरओसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग आरओसी का फॉर्मूला देखते हैं तो वो आता है ईबिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हमें ईबिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट में जब हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर देते हैं तो वो ईबिट हो जाता है, और डिनोमिनेटर में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे निकालने के लिए लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे कॉमन फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये जो दो टर्म्स है, मैं बैलेंस शीट जब आपको बताऊंगा तो आसान लैंग्वेज में आपको उसके बारे में समझाऊंगा। मैं फॉर्मूला अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे तब आप इन चीजों को लिंक कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसे ईबिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट ऐसा भी लिखते हैं, तो कुछ लोग इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट ऐसा भी लिखते हैं। और मैं खुद ये जो 3 नंबर का फॉर्मूला है वो यूज करता हूँ। Screener.in भी इसी फॉर्मूला का यूज करके आरओसी निकालते हैं। मैं आपको जब डीमार्ट का एग्जांपल दूंगा तब मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं मुझे चाय की दुकान शुरू करनी है और वो चाय की दुकान शुरू करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 8 लाख रुपए हैं। तो मैं 8 लाख रुपए खुद के जेब से बिजनेस में डालता हूँ, वो हो गई इक्विटी, और 2 लाख रुपए का मैं बैंक से लोन लेता हूँ, वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है 10 लाख रुपए। और उस साल अगर मेरे बिजनेस में से 2 लाख का प्रॉफिट निकलता है तो मेरा आरओसी आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। अब आरओसी के फॉर्मूला को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इसे डिकोड करने के लिए हम लोग अभी बैलेंस शीट देखते हैं, जो मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा। अब बैलेंस शीट में 2 पार्ट आते हैं, एक आती है लायबिलिटी साइड और दूसरी आती है एसेट साइड। लायबिलिटी मतलब सोर्सेस ऑफ फंड्स, यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है वो लायबिलिटी में आता है, और एसेट्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि जो पैसा आया हुआ है वो एसेट में कहाँ पे लगा हुआ है वो एसेट साइड में हमें दिखता है। तो जैसे लायबिलिटी में एंट्री हो जाएगी तुरंत एसेट में उसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है, और आखिरी में लायबिलिटी की टोटल अमाउंट और एसेट की टोटल अमाउंट सेम हो जाती है। अब लायबिलिटी में 3 मेन सेक्शन आते हैं। पहला आता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि ओनर ने खुद का कितना पैसा उसमें डाला हुआ है वो अमाउंट। अब इक्विटी में ही एक सब सेक्शन आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो इसमें ऐड होता रहता है। मैं रिजर्व और सरप्लस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर चेंजेस हो गए तो आरओसी में बहुत बड़ा चेंज आता है, और नॉर्मली इसमें चेंजेस होते हैं जो कि मैं वीडियो के आखिरी पार्ट में बताऊंगा। फिर दूसरा पार्ट आता है लॉन्ग टर्म डेट। कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो वो लॉन्ग टर्म डेट में आता है। और तीसरा आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब कंपनी को अगले 1 साल में जहाँ जहाँ पे पैसे देने हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें एक सब पार्ट आता है शॉर्ट टर्म डेट, वो आरओसी में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी कभी कभी अपना डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए बैंक से 1 साल के लिए लोन लेती है, उसे हम लोग कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में पहला मेन पार्ट आता है फिक्स्ड एसेट, यानी कि कंपनी के बिल्डिंग मशीनरी फिक्स्ड एसेट में आती है। फिर दूसरा आता है करंट एसेट। इसमें ऐसी चीज़ें आती है जो अगले 1 साल में तुरंत लिक्विडेट हो सकती है। इसमें कैश आ गई, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आ गया, या फिर कंपनी ने किसी को उधार में माल दिया हुआ है तो उसका अगर पैसा आने वाला है 1 साल में तो वो इसमें आता है। और तीसरा आता है अदर एसेट्स। अब आरओसी का जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था वो देखते हैं। मैंने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं टोटल एसेट्स में से अगर हम लोग करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो टोटल एसेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या रहता है, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट। ये आता है हमारा
आरओसी का दूसरा फॉर्मूला। दोनों की वैल्यू सेम आती है लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में हम लोग अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। और तीसरा फॉर्मूला आता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। अगर हम लोग लॉजिकली सोचेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या आता है, यानी कि कंपनी के कोर बिजनेस में जितनी लागत होती है वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शॉर्ट टर्म जो डेट हम लोग यूज करते हैं इन्वेंट्री परचेस करने के लिए, वो भी एक तरह से ही कैपिटल इंक्लूड हो रहा है। लेकिन लोग इसे इसीलिए नहीं लेते क्योंकि इससे आरओसी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है शॉर्ट टर्म डेट से। लेकिन अगर हमें परफेक्ट आरओसी निकालना है तो शॉर्ट टर्म डेट भी हमें लेना चाहिए, और Screener.in भी इसी फॉर्मूला का यूज करती है। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग Screener.in का यूज करके डीमार्ट का आरओसी निकालते हैं। आप पैरेलली Screener.in की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। मार्च 2021 में डीमार्ट का इक्विटी था 648 करोड़ रुपीस, और वही रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 11,536 करोड़ रुपीस, और बोरोइंग था 393 करोड़ रुपीस। अब ये जो बोरोइंग सेक्शन है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट भी आ रहा है और शॉर्ट टर्म डेट भी आ रहा है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 12,577 करोड़ रुपीस, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1483 करोड़ रुपीस था। उसमें अगर हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं जो कि 42 करोड़ रुपीस है, तो वो आ जाता है 1525 करोड़ रुपीस। तो आरओसी आता है 12.12%। लेकिन स्क्रीनर में जब हम लोग देखेंगे तो स्क्रीनर में आरओसी हमें बताता है 12.7%। अभी माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये माइनर डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके लिए हम लोग मार्च 2020 का आरओसी निकाल के देखते हैं 2 मिनट में। सेम कैलकुलेशन के साथ मार्च 20 में कैपिटल एम्प्लॉयड आता है 11,413 करोड़ रुपीस, और ईबिट आता है 1,814 करोड़ रुपीस। तो इसका आरओसी आता है 15.89। लेकिन जब हम लोग स्क्रीनर में देखते हैं तो उसमें 20% दिखा रहा है। अब इतना 5% का डिफरेंस क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब स्क्रीनर आरओसी निकालता है तो वो करंट ईयर का और पिछले ईयर का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता है। यानी कि अगर हम लोग मार्च 20 का स्क्रीनर के हिसाब से आरओसी निकालेंगे तो सबसे पहले हमें मार्च 19 का कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस मार्च 20 का कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। और फिर जब हम लोग आरओसी निकालेंगे मार्च 20 का ईबिट डिवाइडेड बाय दोनों साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तब 20% आता है। आप खुद स्क्रीनर में जाके इन दोनों साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और आरओसी निकालेंगे, तो मुझे वो कैलकुलेशन करके कमेंट में बताइए कि वो 20% आ रहा है कि नहीं। अब ये तो हो गया स्क्रीनर के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीमार्ट के एनुअल रिपोर्ट से आरओसी का कैलकुलेशन निकाल के बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो 2 मिनट का बनेगा सिर्फ, तो मैं डीमार्ट के एनुअल रिपोर्ट से आपको आरओसी निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ट्राई कीजिए एनुअल रिपोर्ट से आरओसी निकालने का। अब सबसे मेन बात, आरओसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लेते हैं कोई कंपनी 10 लाख रुपए एम्प्लॉयड कर रही है उसके बिजनेस में, और उसमें से उस कंपनी को कुछ 70,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब उस बिजनेस का आरओसी आता है 7 to 10%। अब अगर मुझे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और उसका आरओसी सिर्फ 7 to 10% आ रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या? उतना भी पैसा अगर मैं बॉन्ड्स में डाल दूँ तो वहाँ पे भी मुझे 7% आ जाएगा, और आगे का सिर्फ 3% कमाने के लिए मैं बिजनेस के रिस्क क्यों लूँ? और सेम केस अगर वो कंपनी बैंक से लोन ले रही है 10% के इंटरेस्ट से, तो आरओसी अगर 7 to 10% आ रहा है तो सारा पैसा तो बैंक को ही चला जाएगा इंटरेस्ट के तौर पे। तो इसीलिए कंपनी का आरओसी एटलीस्ट 15% के ऊपर होना चाहिए, ताकि हम लोग कंसिडर कर सके उस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। और एक बात, आरओसी हमें ये नहीं बताता है कि वो स्टॉक मल्टीबैगर है कि नहीं। आरओसी हमें ये बताता है कि कंपनी कितने इफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब बैलेंस शीट समझा रहा था तो मैंने आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में बताया था कि उसमें अगर ड्रास्टिकली चेंज होता है तो आरओसी भी बहुत बड़ी तरह से चेंज हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं एक कंपनी ए है, उस कंपनी की इक्विटी है 10 लाख रुपीज़, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 3 लाख रुपए, और डेट है 2 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 15 लाख रुपीस, और उस कंपनी का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। तो आरओसी आ जाता है 20%। अब अगले साल उस कंपनी का इक्विटी सेम 10 लाख रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में
3 लाख रुपए प्रॉफिट के पिछले साल के ऐड हो जाएंगे, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हो जाएगा 6 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट मान लेते हैं वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गए 18 लाख और उस साल का प्रॉफिट आता है 4 लाख, तो अगेन ROC 22 के आसपास आता है। फिर तीसरे साल इक्विटी 10 लाख रुपए रहती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 4 लाख रुपए ऐड हो जाते हैं, तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं 10 लाख रुपए और डेट 2 लाख रुपए। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है 22 लाख और उस साल का प्रॉफिट आता है 5 लाख रुपीज, तो अगेन ROC 22%। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट ऐड बैक होते जा रहा है और उसके ऊपर ROC फिर 22% आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बिजनेस अपने आप में कंपाउंडिंगली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस 20% के रिटर्न दे रहा है और उस रिटर्न के ऊपर भी और 20% रिटर्न दे रहा है। अब हम लोग दूसरा सेम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे भी इक्विटी मान लेते हैं 10 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख रुपए और डेट आता है 1 लाख रुपए, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है 15 लाख रुपीज़ और उसका प्रॉफिट आता है 3 लाख रुपए, यानी कि ROC आता है 20%। अब दूसरे साल क्या होता है, इक्विटी 10 लाख रुपए आ गया, पिछले साल का जो प्रॉफिट था 3 लाख वो इस साल के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है, तो 4 + 3 = 7 लाख और डेट आता है 1 लाख रुपए। लेकिन इस कंपनी को कैपिटल की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या करती है, जो प्रॉफिट आया है वो सारा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर में बांट देती है। इसलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस से 3 लाख माइनस हो जाता है, फिर से 4 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस रह जाता है, डेट 1 लाख रुपए, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन 15 लाख रुपीज। इस साल भी प्रॉफिट पिछले साल जितना था 3 लाख उतना ही आता है, फिर से ROC 20%। अब यहाँ पे ROC हमें 20% तो दिख रहा है, लेकिन जो इंटरनल कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो पहले एग्जांपल दिख रहा था वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल नेस्ले का ROC आता है 139, यानी कि 139 रुपए कमाने के लिए नेस्ले को सिर्फ 100 रुपए डिप्लॉय करने पड़ रहे अपने बिजनेस में। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि नेस्ले बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है अगले कुछ सालों में। इसका मतलब नेस्ले को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नेस्ले की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें से रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट ऐड ही नहीं होता है, क्योंकि 95% प्रॉफिट तो कंपनी डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में बांट देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ।